तो हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के अनसॉल्व सॉल्यूशन के 2015 के कंपनी लॉ पेपर के बारे में, जो कि फर्स्ट पेपर है। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। इसको ईच प्रत्येक को करना है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंडर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो। ये इसमें लिखा गया है इसके डिफिनेशन में। इट कैन बी ट्रांसफर हिज शेयर्स, ये अपने शेयर, अपने अंशों को हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर कर सकती है। एंड आल्सो इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, और अपने प्रोस्पेक्टस को ये जारी कर सकती है, ये अपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी प्रमोटर्स? व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ कंपनी प्रमोटर्स? पहला है डिस्क्लोजर ऑफ फुल फैक्ट्स, मतलब जो कंपनी के फैक्ट हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना सबके सामने, ये लायबिलिटी होती है प्रमोटर्स की। लायबिलिटी ड्यू टू फिडुशियरी रिलेशनशिप, मतलब अगर हम कोई शेयर जारी कर रहे हैं, प्रमोटर्स की लायबिलिटी होती है कि अगर हम कोई शेयर जारी कर रहे हैं तो उसका सेम प्राइस हो। जैसे ऐसा ना हो कि अगर हमारे कोई रिलेशनशिप का है तो उसके लिए शेयर का प्राइस थोड़ा कम हो, अगर कोई अननोन पर्सन है उसके लिए शेयर का प्राइस ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। ये लायबिलिटी होती है प्रमोटर्स की। उसके बाद लायबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो हम जारी कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट हुआ तो उसके लिए पूरा दायित्व किस पे आएगा? प्रमोटर्स पे आएगा। लायबिलिटीज फॉर फ्रॉड, मिसजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर जैसे कंपनी के साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई बीच में अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के जा रहा है तो उसके लिए किसकी पूरी पूरी लायबिलिटी होगी? ये प्रमोटर्स की। लायबिलिटीज ऑन इंसॉल्वेंट, अगर अगर कंपनी इसके प्रमोटर्स के निर्णय में, प्रमोटर्स के ऑर्डर के बाद वो इंसॉल्वेंट होती है, दिवालिया होती है, तो उसकी पूरी पूरी लायबिलिटी जाएगी प्रमोटर्स के ऊपर। उसकी पर्सनल एसेट को हम बेच के उसको पूर्ति करेंगे। लायबिलिटी इन द डेथ ऑफ द प्रमोटर्स, अगर प्रमोटर ने कोई गलत निर्णय लिया जिससे कंपनी को नुकसान हुआ, उसके बाद प्रमोटर ने अपनी आत्महत्या कर ली, तो उसके लिए भी पूरी पूरी लायबिलिटी प्रमोटर की ही होगी। लायबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर प्रमोटर्स के निर्णय के बाद कंपनी डूब जाती है तो उसकी भी पूरी पूरी लायबिलिटी किसकी होगी? प्रमोटर की होगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? Doctrine of constructive notice, memorandum of association and article of association both are public documents. After the registration of a company, every person who wants to trade with company, he can examine the all documents of the company from the registrar with a deposit of nominal fee. Then it is assuming that a person who is dealing with company knows the all provisions of the company which is mentioned in the memorandum of association and article of association is called doctrine of constructive notice। मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ ट्रेड करना चाहता है, उसके साथ बिजनेस करना चाहता है, तो वो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरी तरीके से देख सकता है, उसकी एग्जामिन कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसको रजिस्ट्रार को नाम मात्र की फीस, मतलब थोड़ी सी फीस पेमेंट करके एक कॉपी लेनी होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी ले लेगा। उसके बाद वो इससे पूरा
देख के निर्णय लेगा कि उसको कंपनी के साथ डील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसमें कंपनी के सारे प्रोविजन, सारे डॉक्यूमेंट, सारे फैक्ट लिखे हुए होंगे। इसे ही बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल जनरल मीटिंग? सो है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर, ये प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टाइम गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, जनरली मीटिंग मैक्सिमम 15 मंथ। मतलब एक दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में गैप ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने का होता है। मतलब 12 महीने का तो गैप होता है क्योंकि एक साल पे आयोजित किया जाता है। 3 महीने हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर लेट हुआ है तो। मैक्सिमम 15 महीने में हमें दूसरी वाली एनुअल जनरल मीटिंग करवा लेनी है। थर्ड इज रजिस्ट्रार कैन एक्सटेंड टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। रजिस्ट्रार चाहे तो ये इस मीटिंग के टाइम को बढ़ा सकता है, लेकिन खाली रजिस्ट्रार चाहे तब। पावर टू ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। ट्रिब्यूनल को ये राइट होता है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को बुला सके। पेनाल्टी, इसकी पेनाल्टी क्या होती है? अगर ये लेट हो रहा है तब 1 लाख से 1 लाख तक हो सकता है, या तो जितने दिन लेट होगा उतने दिन के हिसाब से 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी फाइन लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला है डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? इन सिक्योर्ड डिबेंचर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन असेट ऑफ कंपनी। मतलब जब कंपनी से, ये ऐसी डिबेंचर होते हैं जब कंपनी से शेयर परचेज या कंपनी से कुछ शेयर परचेज करते हैं तो उसमें उस टाइम पे ये कंपनी से सिक्योर्ड डिबेंचर लेते हैं तो उस टाइम ये हुआ रहता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, मगर अगर कंपनी डूबती है तो उस टाइम पे ये जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं ये अपने ऋण का भुगतान जो करेंगे वो कंपनी के असेट्स को बेच के करेंगे, जिससे उसमें जो टीवी, पंखा कुछ भी होगा उस सबको बेच बाच के अपने पैसों का भुगतान करेंगे। ये होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, जिसका कुछ सिक्योरिटी रखी हो जिसके अगेंस्ट, वो होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर, इन कंडीशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ ही कांट सेल द कंपनी एसेट एंड रिकवर हिज अमाउंट। मतलब अगर कंपनी वाइंडिंग में जाती है तो ये कंपनी के एसेट्स को बेच नहीं सकता और अपने पैसों को अपने पैसों को वापस नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर कौन होते हैं? A whole-time director includes a director who is in the whole-time employment of the company, devotes his whole time of working hours to the company and has a significant person interest in the company as his source of income. एक होल टाइम डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में फुल एम्प्लॉयमेंट रखता हो, मतलब जो कंपनी में काम करता हो, फुल एम्प्लॉयमेंट रखता हो, और जो कंपनी में एक इंटरेस्ट रखता हो, जिसका मन करता हो वहाँ पे काम करने के लिए, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट हो कंपनी में, वही बन सकता है होल टाइम डायरेक्टर। मतलब वो डायरेक्टर जो कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, जिसका इंटरेस्ट हो, वो बन सकता है। दूसरा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बन सकता। अगर बाहर के व्यक्ति को बनाना है होल टाइम डायरेक्टर तो पहले उसको डायरेक्टर बनाओ, उसके बाद उसको होल टाइम डायरेक्टर बनाओ। अब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल ऑन शेयर। कॉल ऑन शेयर, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अ कंपनी में स्टेट दैट the issue price of the share is to be paid in installment as the when the company demand for it। मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल, वह कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक पेड अप कैपिटल होता है और एक इंस्टॉलमेंट में होता है। जैसे पेड अप कैपिटल वो जो 100%
पैसे दे के शेयर परचेज करते हैं वो पेड अप कैपिटल होते हैं, जिनके पास कोई भी बकाया पैसा नहीं होता कंपनी का। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनका इंस्टॉलमेंट में होता है, वो कुछ पैसे अब दिए रहते हैं, कुछ कुछ पैसे एक सर्टेन टाइम में देंगे, तब वो लेंगे। लेकिन अगर कंपनी को डिमांड है, कंपनी को पैसे की नीड है, तो वो उनको एक नोटिस भेजेगी, एक सूचना देगी, भाई साहब जो पैसे बाकी हैं आपके वो हमें दीजिए, हमें ज़रूरत है, जो इंस्टॉलमेंट में देने हैं, जो बाकी है हमारे पैसे, हमने शेयर दिए हैं, वो पैसे हमको चाहिए। ये कंपनी डिमांड करती है, इसे बोलते हैं कॉल ऑन शेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी रिपोर्ट? Statutory report, according to Companies Act 1956, a report is prepared by the board of directors of every public limited company and forward the same to its every shareholder called statutory report। मतलब कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक रिपोर्ट जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बनाई जाती है एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बनाई जाती है। और ये जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो सबके पास प्रोवाइड की जाती है, सबके पास भेजी जाती है, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? Minimum subscription, when a public company wants to issuing of shares, then he reveal number of shares in prospectus. According to the guidelines of SEBI, at least 90% of share application for purchasing share came from shareholder, that is called minimum subscription। मतलब अगर कोई कंपनी अपना शेयर इशू करना चाहती है, तब वो अपना शेयर के नंबर, कितने शेयर इशू करने चाहती है, वो रिवील करते, वो बताती है अकॉर्डिंग टू सेबी के गाइडलाइंस के अंतर्गत उसको बताती है। और ये कब होगा? जब एटलीस्ट 90% शेयर एप्लीकेशन वापस आए, मतलब परचेजिंग के लिए 90% शेयर वो परचेज हो जाए, तब तो यही होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब कम से कम 90% उसके शेयर होल्डर एप्लीकेशन बिक जाए। और कौन खरीद ले? ये शेयर होल्डर खरीदने के लिए एप्लीकेशन इसके पास भेज दें 90% के लिए, ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी? प्रॉक्सी सेक्शन 105 के अंडर, एवरी मेंबर of company who has a right to attend meeting and voting, then he selected any person as a proxy for attending the meeting and voting। मतलब कोई भी व्यक्ति जो मेंबर है कंपनी में, जो वोटिंग राइट्स रखता है, वो अगर कहीं भी बिजी है किसी भी काम पे, अगर वो अपने एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहा है, तो अपनी जगह पे वो किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी। प्रति पुरुष वो जाए, मीटिंग अटेंड करे और वोट करे। लेकिन इसको सिर्फ वोटिंग का अधिकार होता है, प्रॉक्सी को बोलने का अधिकार नहीं होता है, मीटिंग में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा उस पर खाली इसको वोटिंग का अधिकार होता है। ये निर्णय सही लगे उसको तो सही बोले, गलत लगे तो गलत बोले, बस। अपनी जगह पे किसी को भेजा जाता है जो कोई मेंबर होता है कंपनी को, उसी को प्रॉक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सेकंड वाला, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन एंजॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट अ पब्लिक कंपनी। मतलब एक निजी कंपनी, एक जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, उसके क्या क्या मतलब उसको ज़्यादा छूट मिली है, ज़्यादा अच्छी सुविधा मिली है पब्लिक कंपनी के जगह पे। सो ये लिखा है। तो पहला है, अ प्राइवेट कंपनी formed a business with only 2 members, where as a public company formed a business with 7 members।
एक प्राइवेट कंपनी अपना अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर रही है, उसके पास 2 मेंबर हो तो वो स्टार्ट कर सकती है, उसके पास दो, हाँ 2 मेंबर हो तो वो स्टार्ट कर सकती है। लेकिन वहीं पब्लिक कंपनी, उसके पास कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, तब तो वो स्टार्ट कर सकती है अपनी कंपनी। एंड सेकेंड वाला है, a private company is not required to issue a prospectus, whereas a public company is mandatory to required to issue a prospectus। मतलब एक प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको बाध्य नहीं, तुम्हें करना ही करना, उसको नहीं करना है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए तो ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि उसको करना ही है, अपना प्रोस्पेक्टस जारी ही करना है। एंड थर्ड इज, a private company is not invited to public for sale of shares, whereas a public company is invite the sale of shares। मतलब एक प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर्स को बुलाते नहीं है अपने शेयर बेचने के लिए, जबकि एक पब्लिक कंपनी को कंपलसरी है कि वो शेयर को बेचने के लिए इनवाइट करें। चौथा है, a private company has formed by 2 directors, whereas a public company has formed minimum 3 directors। एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं, जबकि एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स लगते हैं। एंड पांचवा है, a private company have no requirement to take approval of central government before providing loans to director, but public company have compulsory to take the approval of central government before providing loan to directors। मतलब अगर एक प्राइवेट कंपनी है, उसको अपने जो एम्प्लॉय हैं, अपने डायरेक्टर हैं, सॉरी अपने जो डायरेक्टर हैं उनको लोन प्रोवाइड करना है, तो उसको किससे पूछने की जरूरत नहीं है, वो उनको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी है, अगर वो पब्लिक कंपनी लोन देना चाहती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इनको लोन दें या ना दें। सो ये अथवा करके था, तो ये हो गया। अब सेकंड है, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंडीशन फॉर इशूइंग स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। लियो प्रोस्पेक्टस हम कब जारी करते हैं, जब हम प्रोस्पेक्टस नहीं जारी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो हम लियो प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। ये स्टेटमेंट होता है एक, तो क्या है, व्हेन अ कंपनी विथ शेयर कैपिटल हैज नॉट इश्यूड एनी प्रोस्पेक्टस। जैसे कि बताया कि जब एक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस नहीं जारी करती है, तब वो उसकी जगह पे लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करती है। थर्ड, सेकेंड, व्हेन अ प्राइवेट कंपनी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। जब एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक कंपनी में, तो उसको लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। अ कंपनी which does not issue its share and debenture to public initially but wants to do it afterward। मतलब अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर और डिवेंचर के बारे में पहले नहीं बताया था, अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं बताया था, तो जब बाद में किसी ने विरोध किया, कोई उसको दिक्कत आई, तो वो तुरंत ही ये ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करके उसमें बता देगा क्या क्या सिस्टम है इसमें। कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इसके, ये तो हमने बता दिया वो क्या होते हैं। अब ये अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेकंड इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर कैपिटल, थर्ड डिटेल्स ऑफ consideration of asset purchased, fourth information about directors and managers and details of their remuneration, fifth information about underwriting, sixth name and address of auditors, seventh details of interest of directors and other parties in assets of company, eighth amount and date of redeemable preference share, ninth
Details of important contract, their nature and dates. 10th, time and place where final accounts of the company can be inspected. ये सब इसके कंटेंट्स होते हैं जो कि सिंपल से हैं, आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है, ये भी अथवा में है एक दूसरा वाला, तो उसको छोड़ सकते हैं हम। अगला है ये दूसरा वाला का डिस्क्राइब द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 164 अंडर सेक्शन 1 के अंडर है ये। अनसाउंड कौन कौन नहीं बन सकता है डायरेक्टर, कौन होते हैं? अनसाउंड माइंड लोग नहीं बन सकते हैं, जो दिमागी असंतुलित हो दिमागी रूप से। और कौन? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, मतलब जो कि अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है इंसॉल्वेंट, अभी उसके ऊपर खाली लगा है कि ये इंसॉल्वेंट है, अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, तो वो भी नहीं बन सकता। थर्ड, अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, यही वाला कि उसके ऊपर केस किया गया है कि ये इंसॉल्वेंट है, लेकिन अभी उसका केस पेंडिंग में है, तब भी वो नहीं बन सकता। फोर्थ, convicted by court and sentenced imprisonment for not less than 6 months, मतलब अगर उसके ऊपर 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई है तो वो नहीं बन सकता डायरेक्टर्स। डिस्क्वालिफाइड बाय अगला है डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर, या तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई हो, कोर्ट ने ऑर्डर दिए हो कि ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन सकता। 6th है कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू आरपीटी अंडर सेक्शन 188 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर। ये आरपीटी अंडर सेक्शन 188 के अंदर किसी भी टाइम पे ये दोषी ना साबित हो रखा हो पिछले 5 साल में, वरना वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नॉट कंप्लाइड सेक्शन 152 अंडर सेक्शन 8, अगर ये इस सेक्शन को फुलफिल नहीं करता तब भी वो नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अब अगला है 5वां, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, पहले मतलब शेयर होल्डर जो माइनॉरिटी में होते हैं, एक मेजोरिटी में होते हैं, एक माइनॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी के अधिकार क्या क्या हैं वो बताया गया है। पहला है राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू बी इन्फॉर्म्ड थ्रू करेक्ट डिस्क्लोजर